हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडिया और एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के बारे में, जो कि भारत की रंगीन क्रांतियाँ भी कहा जाता है, जिसे हम कलर्स रिवॉल्यूशन इन इंडिया के बारे में भी हम जानते हैं। यह विकसित है। तो चलो हम जानते हैं इसकी पहले भूमिका क्या है, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी 70% से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर रहते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत को भूखमरी, अकाल और खाद्य संकट और बेरोजगारी जैसी समस्याएं का सामना करना पड़ रहा था। इन समस्याओं से निपटने के लिए समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में विकास योजनाएं और आंदोलन चलाए गए थे। इन आंदोलन को हम क्रांति के नाम से जानते हैं। उन्हें पहचान दिलाने के लिए अलग अलग रंगों से जोड़ा गया है। ये सभी क्रांतियाँ भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संरचना को बदलने वाली सिद्ध हुई है। इन्हीं को सामूहिक रूप से हम कलर्स रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। पहले हम हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में जान लेते हैं। इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो 1943 का बंगाल का अकाल पड़ा था, जब लाखों लोग भूख से मर गए थे। स्वतंत्रता के शुरुआती दशकों में खाद्यान्न उत्पादन बहुत कम था। भारत को विदेशी अनाज या PL 480 योजना अमेरिका से आयात करना पड़ा था, और इसका उद्देश्य यह था कि खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना था, आत्मनिर्भरता हासिल करना था और किसानों की आय में वृद्धि करना चाहते थे। और इसकी प्रमुख व्यक्ति की बात करें तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जो कि भारत के हरित क्रांति के जनक के नाम से जाने जाते हैं, वो नॉर्मन बोरलॉग, जो कि HYV बीजों के आविष्कारक थे, जो कि नोबेल विजेता से थे। वो इन्होंने ही हरित क्रांति का निर्माण किया था, व सृष्टि किया था। इसकी रणनीति के बारे में जाने तो इसका काम था उच्च उत्पादनकता वाले बीज लाना था, जो कि HYV सीड भी कहा जाता है, और रासायनिक खाद्य और कीटनाशक दवा भी तैयार करना था। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार भी करना था, और कृषि यंत्रीकरण भी करना था, जैसे ट्रैक्टर आना, हार्वेस्ट करना, ये सब मशीन द्वारा ही किया जाने लगा। इसकी उपलब्धियां के बारे में जाने तो गेहूं और चावल का उत्पादन कई गुना बढ़ गया था। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भारत का अन्न भंडार भी कहा जाने लगा था। भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया, और अभी हम बेच भी रहे हैं दूसरे देश में। इसकी आलोचना भी होती है, जैसे केवल कुछ राज्यों तक सीमित हो गया, जो कि इसको क्षेत्रीय असमानता भी कहा जाता है। भूमि, पानी और मिट्टी का क्षरण भी हो रहा है विभिन्न सारों से। उसके बाद अमीर और गरीब किसानों के बीच खाई बढ़ गई है। उसके बाद हम जान लेते हैं श्वेत क्रांति व व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में। इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो 1960 के दशक में भारत में दूध की भारी कमी हो गई थी, तो सरकार ने ऑपरेशन फ्लड नामक योजना शुरू की थी। उसके बाद इसकी प्रणेता है श्वेत क्रांति की डॉक्टर वर्गीस कुरियन था, जो कि भारत के श्वेत क्रांति के जनक के नाम से जाने जाते हैं। इसकी उद्देश्य यही है कि कैसे दूध उत्पादन को बढ़ाना होगा, और ग्रामीण महिलाओं और किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। भारत को दूध उत्पादन में कैसे अग्रणी भूमिका निभाई जाएगी। उसके बाद इसकी उपलब्धियां के बारे में जाने तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया है। अमूल ब्रांड की सफलता भी इसी से ही हुई, श्वेत क्रांति से। लाखों ग्रामीण परिवारों को स्थायी रोजगार भी मिला। उसके बाद हम नीली क्रांति या ब्लू रिवॉल्यूशन के बारे में जान लेते हैं। पृष्ठभूमि की बात करें तो भारत में मछली उत्पादन पर ध्यान नहीं दिया जाता था। जब नीली क्रांति आया, तब मत्स्य विभाग और वैज्ञानिकों ने इसे बढ़ाने की योजना बनाई थी। इसके उद्देश्य मछली और झींगा उत्पादन में वृद्धि करना था, मछली को बढ़ावा देना था, और तटीय क्षेत्रों में रोजगार भी उपलब्ध कराना था। निर्यात से विदेशी मुद्रा को अर्जन भी करना था, विदेशों से बेचकर मछली।
इसकी उपलब्धियां के बारे में जाने तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक बन गया है। अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्य पालन का विस्तार भी हुआ है। किसानों की आय में विविधता आई है, ज़्यादा कमाई हो रही है। और उसके बाद पीली क्रांति के बारे में जान लेते हैं। इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो भारत को तेल के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। खाद्य तेलों का आयात महंगा हो जाता था। इसके लिए इसके उद्देश्य की बात करें तो तिलहन जैसे सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी का उत्पादन बढ़ने लगा जब पीली क्रांति का आगमन हुआ। उसके बाद खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनना चाहते थे, इसलिए पीली क्रांति को करना पड़ा। पीली क्रांति आने की वजह से सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी की तेल उत्पादन बढ़ने लगा। इसकी उपलब्धता के बारे में जाने तो तेलहन उत्पादन में वृद्धि हुआ। सरसों और सोयाबीन की खेती भी बहुत विस्तार हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा। और उसके बाद लाल क्रांति यानी रेड रिवॉल्यूशन के बारे में जान लेते हैं। इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो भारत में सब्जियों और मांस उत्पादन की आवश्यकता बढ़ोतरी हुई लाल क्रांति आने से। जैसे टमाटर और मांस उत्पादन बढ़ गया और पौष्टिक भोजन की आपूर्ति भी बढ़ गई। इसकी उपलब्धियां के बारे में जाने तो सब्जी उत्पादन में वृद्धि हुई और मांस निर्यात में विदेशी मुद्रा का अर्जन भी हुआ। हम विदेश से पैसे लाते हैं, डॉलर बढ़ जाता है हमारे भारत में। लाल क्रांति आने से यह भी हम उपलब्धि किए हैं। उसके बाद सुनहरी क्रांति जिसको हम गोल्डन रिवॉल्यूशन के बारे में भी जानते हैं। इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो भारत में फल और बागवानी क्षेत्र की उपेक्षा करता है। इसका उद्देश्य यही है कि बागवानी, फल, मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन देना था और निर्यात को भी बढ़ाना था। इसकी उपलब्धियां के बारे में जाने तो भारत विश्व में फल और सब्जी उत्पादन में अग्रणी बना और शहद उत्पादन से आय भी बढ़ गई पैसे। उसके बाद चांदी क्रांति जिसको हम सिल्वर रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। इसका उद्देश्य यही था कि अंडा उत्पादन और पोल्ट्री उद्योग को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसके बाद उपलब्धियां के बारे में जान लेते हैं। तो उपलब्धियां के भारत में अंडा उत्पादन कई गुना बढ़ गया जब चांदी क्रांति हो गया। प्रोटीन की आवश्यकता पूरी हुई और लाखों लोगों को रोजगार भी मिल गया चांदी क्रांति आने से। उसके बाद काली क्रांति ब्लैक रिवॉल्यूशन। इसका उद्देश्य यही है कि पेट्रोलियम और कच्चे तेल का उत्पादन कैसे बढ़ेगा, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना भी था। इसके उपलब्धियां के बारे में जाने तो भारत में पेट्रोलियम उद्योग का विकास भी हुआ है और ऊर्जा आत्मनिर्भरशीलता की दिशा में कदम भी है। उसके बाद भूरे रंग की क्रांति या ब्राउन रिवॉल्यूशन के बारे में जान लेते हैं। क्षेत्र की बात करें तो चमड़ा उद्योग और कोको उत्पादन के लिए ही लाया गया था भूरे रंग की क्रांति। इसकी उपलब्धियां के बारे में जाने तो उत्तर प्रदेश और बिहार में चमड़ा उद्योग का विस्तार हो गया और कॉफी और कोको उत्पादन में भी वृद्धि हुआ। उसके बाद इंद्रधनुष क्रांति या रेनबो रिवॉल्यूशन के बारे में जान लेते हैं। इसका उद्देश्य यही था कि कृषि, दुग्ध, मछली, पोल्ट्री, तिलहन आदि सभी क्रांतियों का समन्वय है इंद्रधनुष क्रांति। इस सब को अगर मिला दिया जाएगा तो हम इसको इंद्रधनुष क्रांति कहेंगे। इसके महत्व के बारे में जाने तो समग्र ग्रामीण विकास करना था इंद्रधनुष क्रांति में। किसानों की आय को दोगुनी कैसे करा जाएगा, इसके बारे में सरकार ने ये पदक्षेप लिया और इसमें मदद भी हुआ। उसके बाद सूचना क्रांति जो कि हम इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। 1991 के उदारीकरण के बाद हुआ था ये। इसका उद्देश्य यही था कि सूचना तकनीक का कैसे विकास होगा और डिजिटल इंडिया का निर्माण कैसे होगा। इसकी उपलब्धियां की बात करें तो भारत अब आईटी हब बन गया है और यूपीआई और डिजिटल पेमेंट की क्रांति भी हुआ है। उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी क्रांति जो कि बायोटेक रिवॉल्यूशन के भी हम बोलते हैं। इसके उद्देश्य की बात करें तो कृषि में जैविक तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा और दवाओं का उत्पादन भी होगा। इसकी उपलब्धियां के बारे में जाने तो हाइब्रिड बीज बना जाएगा, बोया जाएगा और नई दवाओं और वैक्सीन का भी विकास किया जाएगा
उसके बाद रंग क्रांतियों का समग्र प्रभाव के बारे में जान लेते हैं। खाद्य सुरक्षा की बात करें तो हरित, पीली और सुनहरी क्रांति से जुड़ा हुआ है। इसमें खाद्य सुरक्षा की गारंटी देता है। ग्रामीण विकास कैसे होगा? श्वेत, नीली और चांदी क्रांति से ग्रामीण ही विकास होगा। ग्रामीण विकास, गांव का विकास भी होगा। और काली और भूरे रंग की क्रांति से औद्योगिक विकास होगा। और सूचना और जैविक प्रौद्योगिकी क्रांति से तकनीकी प्रगति भी होगा और करोड़ों लोगों को स्थायी रोजगार भी मिलेगा। रोजगार की बात करें तो उसके बाद कुछ चुनौतियां और आलोचना भी किया जाता है, जैसे रासायनिक खाद और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है, जल प्रदूषण इससे हो रहा है और भूजल संकट भी छाया गया है। कुछ क्रांतियां केवल विशेष क्षेत्रों तक ही सीमित है, एक में हो तो एक में नहीं है। तो किसानों की असमान आय भी हो रहा है। एक किसानों में ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है और एक किसानों में कम हो रहा है। निष्कर्ष की बात करें तो भारत की रंगीन क्रांतियां सिर्फ कृषि उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बदल दिया है और समाज और तकनीकी को प्रगति को भी बदल दिया है। इन क्रांतियों ने भारत को खाद्यान्न, दुग्ध, अंडा, मछली, फल, सब्जी और तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया है भारत को। साथ ही डिजिटल और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत को वैश्विक पहचान भी दिलाई है। आज आवश्यकता है कि इन क्रांतियों को सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ाया जाए, ताकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हम विकास संभव हो सकता है। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।